आ जाए जी यार, आ जाए। ये जो पर्दा आपने खिंचवाई है ये डायमंड की पर्दा है जो आपके नाम में डायमंड की पर्दा है। मैंने आपसे कहा था 5 पर्दे की निकलवाइएगा। ये चलिए आपने ये निकल आई है डायमंड की, आपको डायमंड की आपदा वाली है ये अलग से चाहिए। जी बेटा, लास्ट हमने कौन सा एमसीक्यूज किया था? लास्ट हमने दी एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट आउट ऑफ, कौन सा किया था लास्ट हमने? अच्छा, आपको एक तो अरिथमेटिक मीन का ये की पॉइंट्स है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। प्रॉपर्टीज में आपको इंडिकेट किया था फर्स्ट जो है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। सेकंड हमने किया था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज मिनिमम हमने कहा था। और थर्ड हमने नहीं पढ़ा था, वो था कंबाइंड मीन। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कंबाइंड मीन, समेशन एन एक्स बार ओवर समेशन। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और फोर्थ हमने पढ़ी थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन y बार किसके बराबर होगा? a प्लस बी एक्स बार। ये चीजें हमने अरिथमेटिक मीन में अभी तक स्टडी की है।
अच्छा, एक स्टेटमेंट मैं स्टडी करता हूं, उसको आप लिखना चाहिए, साथ लिखे। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 10। द मीन ऑफ 10 observation is 10. The mean of 10 observation is 10. All the observations are increased by 10%. All the observations are increased by 10%. The mean of increased observation will be, the mean of increased observations will be, क्या होगी? कोई बताए इसमें? आपने कर ली थी क्लास? कितने नंबर है एफएस में? कहाँ से पढ़े? कौन से कॉलेज से? फरहान कॉलेज, मैं जानता हूँ सब। सबसे मेन जो फरहान कॉलेज है वो जंग में है, ऐसे ही है ना, जो नंबर 1 कॉलेज है। उसके बाद जो है ना, वो उसकी एक ब्रांच उधर है जी। जब्बार साहब है उसके प्रिंसिपल फरहान कॉलेज के, जो जंग में है। चले बहरहाल, देखो बेटा, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना बताया उसने? 10। यानी आपका n भी 10 है, x बार भी क्या है? 10। और अगर 10% इंक्रीज हो हर ऑब्जर्वेशन, 10% क्या होता है? 10/100 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 ऑब्जर्वेशन ही है ना, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1। बेटा 10% क्या होता है? 10/100। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? वो भी 10। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 10, 100/100 हो जाएगा। तो वो क्या आ गया? 1। तो आपको बता रहा है कि हमारे पास फिर वेरिएबल क्या होगा? पहले हमारे पास था x, 10% इंक्रीज हुआ तो कितनी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हुई? 1% हुई। इंक्रीज की वजह से हमने क्या लिखा? प्लस। तो 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशन का कितना आया जी? 1। अब आपने इसका मीन निकालना है। x का मीन क्या होता है? x बार, कल बताया था। 1 का मीन मैंने क्या बताया था? ठीक है, तो 1 का मीन 1, तो x बार हमारा उसने क्या बताया है? 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 10 है। तो मीन कितना हो गया आपका? 10। एक इंक्रीज हुआ तो टोटल मीन कितना आ गया? ठीक हो जी। और अगर इस 1 की नहीं आपको समझ आती तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इंक्रीज का मतलब प्लस 10% ऑफ 10 वैल्यूज। तो आप क्या करेंगे? 10% को आप क्या लिख देते हैं? 10 ओवर मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको हल करेंगे, रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? x + 1। होगी बात क्लियर बेटा जी? इस पूरे का रिजल्ट 1 आ गया, x बार का रिजल्ट। आगे चलेंगे आप। जी कोई बात पूछनी है? पूछ ले। आगे चले जी बेटा जी। नेक्स्ट देखें, दी एवरेज, अगर जुबानी समझने या लिख के करना है? चले लिख के कर ले। दी एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 मार्क्स, दी एवरेज of
10 students out of 50 marks is 40 40 40. What is the average marks of these 10 students out of 25 marks? Out of 25 marks. Repeat कर रहा हूं. The average marks of 10 student out of 50 marks is 40. What is the average marks of these 10 students out of 25 marks? 20. सीधा सा सवाल है. देखो बेटा, 50 स्टूडेंट 10 को आप छोड़े, 50 में से कितने नंबर आए उसके? 40 आउट ऑफ 50. तो आप देखें, इसमें आपके नंबर आए 40 आउट ऑफ 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? वो कह रहा है 10. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब कहता है कि मार्क्स हाफ हो गए. 50 का हाफ कितना है जी? कहता है 25 में इसके कितने नंबर होंगे? जाहिर है 14 में से भी कितने हो जाएंगे? 40. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फिर भी कितने हैं? इसका तो रोल ही नहीं है, या ये सेम है आप कह सकते हैं. अगर इसको हाफ किया तो इसमें भी हाफ. तो होता नहीं, अगर 10 में से आपके 8 मार्क्स हैं, 10 में से 100 में कितने होंगे? 80. ये देखो, ये अब मैंने अपने पास से बनाया है. ये देखिए, 8 मार्क्स आपके कितने में से? 10 में से. और अगर आपसे डिमांड करते हैं कि 100 में कितने होंगे, 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें और 10 से, तो कितना आ जाएगा? एक ये तरीका होता है. आपने प्रोबेबिलिटी भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत. तो 8/10 का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती क्या है? आउट ऑफ 1 होती है. आउट ऑफ परसेंटेज क्या होती है? आउट ऑफ 100 होती है. तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है? 80. इसको भी आप ऐसे कर सकते थे, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं. ओके. तो डिफरेंट वेज होते हैं सवाल को करने के. इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, हम ऐसे ही कर सकते हैं. अच्छा, एक क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एक क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, mean marks of 25. Mean marks of 25. If there are 18 boys, 18 लड़के हैं, 18 boys in the class with the mean marks of 20, mean marks of 20. आगे आपसे डिमांड है, कंप्यूट टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय 2 गर्ल्स. कंप्यूट टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द 2 गर्ल्स. मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं बेटा, ये लिखना चाहिए, साथ आप लिख सकते हैं. एक क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट had mean of 25. 20 स्टूडेंट का मीन कितना है जी? 25. बेटा जरा डिस्टर्बेंस प्लीज. सवाल हमसे जितने मर्जी पूछे, लेकिन जरा बातें कम करें. इफ देयर आर 18 बॉयज,
बॉयज कितने हैं जी? 18. In the class with a mean marks of 20, compute total marks scored by the two girls. 140. कैसे? अच्छा एक मिनट, जरा आप स्टेटमेंट स्टडी करें सबके लिए। हाँ जी, आप में से कुछ स्टडी करें जो मेरी रिक्वेस्ट, आप ही बैठा पढ़े। हाँ पूरा सवाल। एक मिनट, देखो जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट और मीन एक्स बार है। कौन कौन से केसेस है? बॉयज है और गर्ल्स है। अब हम देखते हैं एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20, तो n कितना आप लिख देंगे? 20 जी। मीन मार्क्स ऑफ 25, इनका मीन कितना है? 20 स्टूडेंट का मीन 25 है जी। 18 बॉयज। बॉयज कितने हो गए बेटा जी? तो जाहिर है गर्ल्स कितनी हो गई? 2 हो गई जी। आगे 18 बॉयज का जो 18 बॉय का मीन जो है वो कितना है? 20। डिमांड क्या है? टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द 2 गर्ल्स का टोटल क्या होगा? ये देखो बेटा इंफॉर्मेशन दी। सवाल को जब भी आसान करना है, जैसे मैथमेटिक्स में लीनियर प्रोग्रामिंग आप करते हैं या कभी मैथमेटिक्स में इक्वेशंस बनाते हैं, आप टेबल बनाया करें, उसकी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया करें, तो फिर सारी चीज आसान हो जाती है। तो अब आज हमने तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी थी कंबाइन मीन की? क्या है जी कंबाइन मीन? समेशन nx बार ओवर समेशन मीन कंबाइन कितना है? 25। समेशन n कितना है जी हमारा? ये समेशन है। और nx बार आपने निकालना है, यहां से हमारे पास nx बार आ जाएगा और यहां से हमारे पास क्या आएगा? nx बार का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो आप देखें 18 को इससे मल्टीप्लाई करें 360, ये हमें नहीं पता, हम x बार 2 लिख देते हैं। इसका नाम x बार 1 है, इसका x1 बार 2 है। ये क्या आ गया? 2x बार 2। अब आप इन दोनों को प्लस करें, क्या आएगा? 360 प्लस 2x बार, यानी ये दोनों को हमने लिख दिया। अब समेशन nx बार कितना आ गया? 360 प्लस 2x बार। अब 20 को 25 से मल्टीप्लाई करें और ये क्या आएगा? 360 प्लस 2x बार। ये इसमें से माइनस कर दे, कितना आ गया? तो आपसे उसने पूछा भी यही था कि बोथ गर्ल्स का क्या है रिजल्ट। इजी हो गया जी आपके पास। और अगर वो एक गर्ल्स का पूछे तो 70, वो एक का भी पूछा हुआ है। इससे अगला सवाल जो दिया है ना उसने पेपर में, आपका इस पे में तो ये सवाल है, अगर उसने सिंगल पूछ लिया तो आपको बताना होगा वो कितना है जी? 70। ये देखो बेटा कंबाइन मीन के ऐसे सवाल अक्सर वो आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर मेरी वही बात है कि आप ये ना समझे कि सारे मुश्किल आएंगे, लेकिन हम आपको सारे जरा ट्रिकी करवा रहे हैं। अगर हम सिंपल करवा दें, n दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, तो वो तो फिर सबसे ही आसान है। वो ऑलरेडी आप लोगों ने किए होंगे रूटीन की क्लासेस में। अच्छा बेटा, एक और चीज होती है, ये जो टॉपिक है वो मैं साइड पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। एक और चीज होती है, इसी की होती है वैसे, चल इसी के साथ लिख देते हैं। वो कि वेटेड मीन का लफ्ज भी पढ़ा होगा आपने, वेटेड अरिथमेटिक मीन। उसका फार्मूला क्या होता है?
जब मार्केट में हम मूव करते हैं, सुनो बेटा बात, तो हमसे ना अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं, प्रोफेशनल भी पूछते हैं, सारा आप इतना पढ़ाते हैं तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो हम तो कहते हैं कि जी हम तो बच्चों को बताते हैं, जो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनको ज्यादा बता देते हैं, जो नहीं इंटरेस्ट लेते फिर उनका तो कोई हल नहीं है। तो कल मैंने अरिथमेटिक मीन की आपको बताई थी एप्लीकेशन, कि मैंने कहा था एक लेमैन इसको यूज करता है, तमाम वैल्यूज को प्लस किया, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया। कंबाइन मीन के ये पेपर में नहीं आनी जो अब मैं बातें करने लगा हूँ, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मेरा लेक्चर आमतौर पे 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक बुक का नॉलेज मैं देता हूँ जो किताबों में लिखा होता है, एक मैं देता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज, मुझसे जो मर्जी पूछे, जो चीज मैं करूँ आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ये आम लाइफ में यहाँ यूज होती है, लेकिन ये पेपर में नहीं आती। और तीसरी चीज पे मैं पेपर बताता हूँ। अभी तक ये जो चीजें बता रहा हूँ ये पेपर में आने वाली चीजें। कल भी मैंने कुछ एमसीक्यूज बताए, वो भी आई कैप के पेपर के हैं सारे। तो बात हो रही है जी कंबाइन मीन कैसे होता है। ये एक क्लास है, इसमें कितने स्टूडेंट बैठे हैं, फर्ज करें 30 स्टूडेंट बैठे हैं, एंड हम यहाँ लिख देंगे 30 स्टूडेंट। मैं सब बच्चों से पूछूं बेटा आपके कितने नंबर है, आपके कितने, आपके कितने, और उसको मैं 30 पे डिवाइड कर दूं तो वो इस क्लास की क्या आ जाती है, वो मैं यहां लिख दूंगा। मैं दूसरी क्लास में चला गया, मैंने उसमें पूछा कितने स्टूडेंट बैठे हैं, फर्ज करें 40 बैठे हैं, मैंने उनकी भी एवरेज निकाली, वो मैंने यहां लिख दी। तो मैंने हर क्लास के बाहर N1 और X बार लिख दी कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं और उनके एवरेज मार्क्स ये है। मैंने साथ वाली में भी जाके ये कर दिया, उससे साथ भी ये कर दिया। अच्छा, जब कोई आया एग्जेक्टिव मेरे पास, उसने कहा जी बताएं आपके पास सीए के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके क्या एवरेज इन मार्क्स हैं, तो मैं उसको पहली क्लास में ले आऊंगा, इतने स्टूडेंट है उसकी ये एवरेज है, दूसरी में ले आऊंगा उसके इतने स्टूडेंट है उसकी ये एवरेज है। वो कहेगा, सुने जरा गौर से बेटा बात, वो कहेगा यार इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, मैं कितनी को क्लासों में जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, उसको कंबाइन मीन निकाल के दे दूंगा। मैं एक वैल्यू दूंगा उसको, बताऊंगा कि मेरे पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है सीए के, फर्ज करें 500 है, एन उसका 500 है, और उसकी ओवरऑल एवरेज जो है ना नंबर लेने की वो 80% है। क्या एवरेज है? तो मैंने सिर्फ सीए की ओवरऑल एवरेज जो बताई, ओवरऑल एवरेज क्या होती है, कंबाइन मीन। ओवरऑल एवरेज क्या होती है? आप लोग वैसे पढ़ते नहीं, हम यूनिवर्सिटियों में ये होता था कि डिस्कशंस होती थी आपस में बैठ के। आपको पता है कि इस साल जो है सबसे ज्यादा तरक्की में आज तक जो लास्ट एक टाइम गुजरा है उसकी स्टैट्स क्या है? सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है जी अमेरिका, उसका आया हुआ। दूसरे नंबर पे किसका नाम आया हुआ था? चाइना का नाम था, चाइना का नाम। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया का डेटा है। पहले मैंने इस क्लास का डेटा बताया, फिर मैंने किसका डेटा बताया, इस कॉलेज का बताया, तो वहां से मैं डायरेक्ट मूव कर गया पूरी वर्ल्ड पे, मैंने पूरी वर्ल्ड की एवरेज बता दी। तो स्टैट जो है ना वो ट्रू पिक्चर बताती है किसी चीज के बारे में कि है क्या चीज है। चले जी, अभी इसको हम, मेरे पास तो बहुत एप्लीकेशन है लेकिन टाइम नहीं है, एक्चुअली रिवीजन क्लासें हैं। तो कंबाइन मीन हो गया जी। ये जो बात है आगे है वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या यूज होता है, इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लें। क्या सब लोग बराबर होते हैं? कोई बराबर नहीं होते, वेटेज के लिहाज से डिफरेंस होती है, ठीक है ना। कोई एग्जेक्टिव मेंबर यहाँ साजिद साहब आ जाते हैं जो स्कैन्स के मालक है, तो उनका प्रोटोकॉल और होगा। तो आपके इंटरेस्ट के लिए राणा सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल कुछ और होगा, और तमाम स्टूडेंट्स का प्रोटोकॉल कुछ और होगा। ये पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं हमने जाना, हमने वेटेज के लिहाज से बात करनी है। क्लियर हो गया? ये जो एमडी कैट का के बाद जो एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेजेस में, वो 10% लेते हैं मैट्रिक का वेटेज, 40% लेते हैं एफएससी का वेटेज, 50% लेते हैं वो एंट्री टेस्ट का वेटेज, और एक वो ओवरऑल एवरेज निकाल के मेरे बना देते हैं 94%। ये तकरीबन बन गया 94 पॉइंट समथिंग। तो ये वेटेड मीन से बनता है। हम भी यूनिवर्सिटी में दाखिल होते थे तो हमारी भी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड सब्जेक्ट के नंबरों की वेटेज लेके फिर हमें दाखिल करते थे। तो डेट इज कॉल्ड वेटेड मीन। थोड़ा सा और बता दूं, ये आप लोग एफएससी और मैट्रिक का जो करके आते
ये नंबर लेकर आती है। यूनिवर्सिटियों में सुना होगा नाम 3 क्रेडिट आवर्स, 2 क्रेडिट आवर्स, 4 क्रेडिट, CGP, GPA, ये सारा वेटेड मीन होता है। ओके, इतना काफी है। अब हम देखते हैं जी पेपर में क्या पूछता है हमसे। एक सवाल और मैं बताने लगा हूं जी इसमें। व्हाट इज द एवरेज, लिखें जी, व्हाट इज द एवरेज फॉर द स्टूडेंट who received grade of 85, कौन सा ग्रेड उसने लिया जी? 85। और कौन सा उसने बताया जी? 76, देन 82। और ये ग्रेड उसके किस में आए? ये केसेस हम लिख लेते हैं। उसके ग्रेड देंगे मिड टर्म एग्जाम्स में। मिड टर्म जानते हैं ना, ये मिड टर्म एग्जाम्स, ये मिड टर्म है, उनके ये नंबर आए। अच्छा, उसके बाद 3 मिड टर्म एग्जाम्स में ये उनके नंबर है, एंड 79 ऑन द फाइनल एग्जाम्स। 79 किस में ली है उसने? ये भी मिड में है, ये भी मिड में है, ये फाइनल में है। 79 उसने फाइनल में ली है, ठीक है। इफ द फाइनल एग्जामिनेशन काउंट 3 times as much as each of these टेस्ट, फाइनल की वेटेज उसने क्या बताई है? 3 times है। किससे? मिड से। तो क्या लेंगे हम भाई? देखो फाइनल को मैंने क्या लिख दिया? 3, और इनकी वेटेज मैंने क्या लिख दी? और अगर मैं इनकी वेटेज 2 2 2 लिखता तो इसकी क्या लिखता? 6। शाबाश, 3 times, 3 से मल्टीप्लाई होकर गया। आगे आपको पता ही है इन दोनों को आपस में, और 79 को 3 से करना है, 237। बेटा इसका टोटल करना, $480, 480, उसको डिवाइड करना 6 पे, 480/6 कितना आ जाएगा? ये देखो, ये एवरेज जो है ना, ओवरऑल एवरेज वो 80 है। अगरचे मिड की एवरेज कम थी, फाइनल की ज्यादा थी, तो इस तरह से वेटेड थी। तो इसका मैं एक ही सवाल करवाता हूं चूंकि अब टाइम कम है। हाँ जी, अब एक और सवाल की तरफ हम जाते हैं, कंबाइंड मीन की तरफ हम जाते हैं जी। नंबर 6 देखेंगे इसमें, ये आजकल चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसी का सवाल आ गया। द एवरेज ऑफ ए क्रिकेट, देखें, द एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर, प्लेयर का नाम लिया उसने। द एवरेज रन of a cricketer in 4 innings, the average runs of a cricketer in 4 innings, n कितना हो जाएगा? 4। उसकी एवरेज है जी कितनी है जी? 32। how many runs he should score? how many runs the average run of a cricketer in 4 innings is 32। ओके, ये इतना टाइम नहीं है कि हम प्लेयरों की बात करें, ये बेटा टाइम जाया होगा अगर हमें, क्योंकि बहुत कम टाइम है। how many runs he should score in the 5th inning, 5वीं इनिंग में वो कितने स्कोर करेगा, सो डेट हिज एवरेज स्कोर बिकम 50, कि उसका एवरेज कितनी आ जाए जी? 50 आ जाए।
बताओ जरा। 4 मैचेस में तो उसकी एवरेज आ रही है 32। वो 5वें मैच में कितना स्कोर करे कि उसकी एवरेज कितनी हो जाए 50। कितना करे 122 किया हुआ पहले ये। अगर सबने किया तो फिर छोड़ दिया करेंगे, ये आप लोगों ने सबने किया हुआ पहले। तो 2 डिफरेंट क्लास है, 3 डिफरेंट क्लास है। अच्छा 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 अच्छा। अगर सबने किया होता तो मैं फिर और आगे निकल जाता देखो, और क्योंकि टाइम तो नहीं है ना, बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती है। चले कोई बात नहीं। समेशन x ओवर n, n की जगह क्या आ जाएगा भाई 4। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये बेटा 4 मैचेस में उसने इतना स्कोर किया टोटल 128। ये तो सबको पता चल गया होगा। अब 5th में क्या करें, इसका मतलब है हमने एवरेज 5 मैचों की निकाल ली है। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, समेशन x ओवर, तो वो कितना करे कि एवरेज कितनी हो जाए, एवरेज कितनी है जी 50। तो मैच कितने हो गए, पहले 4 थे, एक और मैच आ गया, और यहां पे जो है ये 5 मैचेस का टोटल हमें चाहिए, 5 का चाहिए ना। तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखे जरा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ओवर n, या n की जगह 5 भी लिख देता हूं। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो 4 मैचेस है जिनको सम किया, ये 4 मैचेस, इनका टोटल कितना है 128। इसका टोटल कितना है जी, और आगे जो 5th है ये वैसे का वैसे ही है। यहां तक कोई बात पहले पूछना चाहिए कोई स्टूडेंट इसमें। बेटा ये टोटल 5 वैल्यूज है ना, तो मैंने 4 वैल्यूज का टोटल ऊपर निकाला हुआ है, पता चल रहा है ना 4 वैल्यूज का टोटल कितना निकाला हुआ है 128। 5th मैंने साथ ऐसे लिख दी। अब 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 128 प्लस, और x5 कितना आएगा 250 में 128 निकाल दें 120, यानी वो 5वीं इनिंग में कितना स्कोर करे 122 स्कोर करे। क्या मैचों में नहीं देख रहे होते, इसने सेमीफाइनल में पहुंचना है तो इतना स्कोर ये टीम करेगी, ये हम भी देखते हैं, इसलिए तो हम स्टैट पढ़ते हैं। तो हम ऐसे पढ़ते भी तो ऐसे ही, हमारे बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं पूरा साल नहीं पढ़ते। सीए और एफएससी मेडिकल तो और चीज है ना, ज्यादातर लोग वो लास्ट पे टाइम ज्यादा देते हैं। ठीक है जी, चलो जी, ये हो गया एक इस तरह का सवाल था, ये भी आपने देख लिया। सवाल तो यार बहुत है, लेकिन अब हमें ना थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, टाइम नहीं है। मैंने बता दिया कंबाइन मीन भी। अब मैं जरा आगे की तरफ जा रहा हूं, बाद में यार जो मर्जी पूछ लेना, सेपरेट होगा फिर जो मर्जी पूछते जाना, ठीक है। जो नहीं आएगा वो पूछ लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अच्छा, वो कौन सी एवरेज है जिसमें वो तमाम, ये भी एमसीक्यू, वो कौन सी एवरेज है जिसमें वो तमाम वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है अरिथमेटिक में, और वो कौन सी एवरेज है जिसमें वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस वेटेड मीन। तो ये एमसीक्यूज पूछा जाता है जी, ये भी खत्म हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी, इसमें मोड की तरफ आते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक है मोड।
अच्छा भाई, मोड क्या चीज होती है? चले, सारा टाइम है आपस में बातें करने का। मोड होती है जी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो ज्यादा मर्तबा है एन ग्रुप डेटा में। ये सबने पढ़ा होगा, और ग्रुप डेटा भी सबने पढ़ा होगा, एल प्लस एफ एम एंड सो पढ़ा हुआ है ना सबने ये चीज। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक दफा सुन ले, क्या होती है जी? किसको मोड कहते हैं? कौन सा वजीर आजम पाकिस्तान का है जो मोड है? नवाज शरीफ 3 टाइम्स है, बेनजीर 2 टाइम्स है, लेकिन ज्यादा मरतबा नवाज शरीफ है, ये मोड है, तो इसको कहते हैं मोड। और आप इसमें देखें, बाकायदा बुक्स में भी लिखा हुआ है ये। अक्सर बच्चे जब फैशन होता है ना, कुछ स्पाइस बना लेते थे, तो जो होता है ना, सॉरी, ये फैशन भी होता है, ये भी मोड होता है, जो ज्यादा लोग अडॉप्ट करते हैं, जो ज्यादा लोग अडॉप्ट करें। एक वक्त था पाकिस्तान में, एक पाकिस्तानी हीरो ऐसा था जो तकरीबन देखते थे, वो हर मूवी में आया होता था। शान भी रहा है, सुल्तान भी रहा है, वो उसने पता नहीं कितनी फिल्में कर दी। तो हम कहते थे ये क्या चीज है जी? मोड। और बास का ये होता है कि एक से ज्यादा मोड भी होते हैं। मतलब अब हम स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, तो अक्सर मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और उस्मान के स्कोर्स होते हैं, तो हम क्या कह देते हैं? ये दो क्या चीज है जी? मोड है। अच्छा, ये तो हो गया आम। कोई भी नंबर लिखे 1 2 2 4 5 6, तो मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर मैं लिख दूं 2 4 4 6 6 8 8, तो मोड क्या होगा? 2 4 6, जो ज्यादा मरतबा आया वो मोड हो जाएगा। क्लियर होगी बात ही ये चीज। अच्छा, अब ग्रुप डेटा में क्या चीज आ जाती है? आप जानते हैं एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन। एल क्या चीज होती है बेटा जी? लोअर क्लास बाउंड्री। एफ एम क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास। F1 क्या होती है? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास। F2 क्या होती है? फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास। और H क्या चीज होती है? साइज ऑफ इनपुट। कल मैंने एक सवाल पूछा था, सुनो बेटा साथ साथ। कल मैंने सवाल पूछा था, क्या अरिथमेटिक मीन में क्लास बाउंड्री यूज होती है? नो। क्या मोड में क्लास बाउंड्री यूज होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि उसके फार्मूले में है। ठीक है, पाकिस्तान में वर्ड लिखूं PAKISTAN, तो पाकिस्तान का मोड क्या होगा? ए। 3 दफा उसमें ही है। ओके, चले जी, ये बातें हो गई जी आपकी। 2 दफा आया, चलो 2 ज्यादा दफा आया क्या दें। अच्छा, इसको मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज भी इसी को कहते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू भी इसी को कहते हैं। अच्छा, ये एक दफा ये पेपर में सवाल आया, सुने बेटा सुने, suitable average for averaging to shoe size। shoe size, तो कौन सी आप एवरेज यूज करेंगे? मीन, मीडियन, मोड? मोड। और यार आपके जूतों का साइज नहीं है। आप कहीं स्टाइलों पे चले जाएं, किसी के पास जाएं, क्या उसने ज्यादातर शूज रखे होते हैं 10 नंबर 12 नंबर ये रखे होते हैं? खाने से पता चलता है। आमतौर पे साइज होता है 6 5 नहीं 7 8 नहीं होता। जो नॉर्मल साइज है, अब हम इस तरफ आते हैं, जो नॉर्मल साइज है उसके शूज ज्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि वो सेल ज्यादा होती है। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल स्टोरों में जाते हैं तो क्या रोज सेम सेल होती है? फ्राइडे और संडे, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें सेल ज्यादा होती है, तो वो हम क्या कहते हैं? मोड है। तो शूज साइज के मतलब भी जब बात हो तो आपने कौन सी एवरेज की बात करनी है? मोड। अच्छा, एक और चीज, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। सुनते जाओ बेटा जरा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? जो क्वांटिटी में होता है। जो किस में होता है? जरा तवज्जो से। क्वांटिटी भी आगे 2 टाइप्स की होती है, एक डिस्क्रीट होती है और एक कंटिन्यूस होती है। डिस्क्रीट क्या होती है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, होल नंबर में जो चीज होती है। और कंटिन्यूस कौन सी चीज होती है? जो मेजरमेंट में होती है,
जो मेजरमेंट में होती है। मेजरमेंट से मुराद का तो जो एक इंटर सही टीचर से पढ़े ना, तो आप अक्सर हम लोग देखते हैं लोगों ने ना वो अपनी तरफ से दो चार चीजें लगा के वो चीज बनाई होती है। अभी आप ग्रुप में कुछ असाइनमेंट कर दी हुई थी, तो मैं उसको देख रहा, मैंने कहा जरा देखे ये समझाता कैसे है। तो वो कोई स्टूडेंट ही मुझे लग रहा था, वो ऐसे बच्चों की तरह। तो मुझे मैंने तो 2 मिनट देखी बंद कर, मैं इसको पता ही नहीं है, इसको सब्जेक्ट का नहीं पता। बच्चे को समझा सकता है, बच्चा टीचर को क्या समझाएगा? असाइनमेंट टीचर की आनी चाहिए, या वो टीचर की आनी चाहिए जो प्रोफेशनल टीचर है, जिसको वो सब्जेक्ट आता है और अच्छे तरीके से आता है और उसकी उसमें क्वालिफिकेशन है। अच्छा, मैं वही बात कर रहा था कि ये जो कंटिन्यूस होती है ये इंटरवल में होती है। सुनो बेटा, इंटरवल में हम बात करें 1 से 3 तक, 1 से 4 तक, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। इंटरवल में वैल्यू आप गिन सकते? अगर मैं कहूं ये इंटरवल है, ये कंटिन्यूस है, 1 less than and equal to x less than and equal to 3, गिने जा सकते? एक बच्चा कहेगा सर क्यों नहीं गिने जा सकते? 1 2 3 इनके दरमियान देखो बेटा कौन से होते हैं, 1.1 1.2 1.01, ये सीरीज 1.001, हम गिन, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। इसके लिए हम कंटिन्यूस कहते हैं। वर्ड मैंने इसलिए यूज किया मेजरमेंट, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होता है उसके लिए ये देखो नॉलेज बहुत टाइम फिर नहीं है। ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट के लिए समेशन इस्तेमाल होता है, डिस्क्रीट डेटा के लिए। ये देखो मैं समेशन यूज करता हूं। और कंटिन्यूस में जो मैथ को जानते हैं इंटीग्रल यूज होता है, वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो बहरहाल मैं इसको और लिमिटेड करता हूं, आप सिर्फ ये बात याद रखें, डिस्क्रीट का मतलब होता है होल नंबर में काउंट किया जा सके, और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जिसमें मेजरमेंट हो और इंटरवल में हो। अच्छा, अगली बात होती है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होता है? जो ना गिना जा सकता है ना मेजरमेंट की जा सकती है, वो कौन सा डेटा होता है? वो क्वालिटेटिव होता है। प्रैक्टिकली उसको कौन सा चीज कहते हैं? ब्यूटी, ऑनेस्टी, ठीक है, पॉवर्टी, फीलिंग्स, इंटेलिजेंस। तो इस एट्रीब्यूट्स का वर्ड अगर आप याद रख लें तो ये सबसे बेटर है, एट्रीब्यूट्स। तो ये हम क्या कहते हैं? ये क्वालिटेटिव डेटा। अब ये बातें मैंने क्यों की? मोड जो चीज है ये क्वांटिटेटिव डेटा में भी यूज होता है, क्वालिटेटिव डेटा में भी यूज होता है। क्वांटिटेटिव में कैसे है? कोई नंबर ज्यादा दफा आ गया तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। और क्वालिटेटिव क्या है? जो मैंने बताया जिसमें क्वालिटी ज्यादा है। आप कॉलेज के फंक्शन देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक बच्चा आता है वो कॉलेज में भी फर्स्ट है, स्पोर्ट्स में भी, एथलेटिक्स में भी फर्स्ट आ गया, तो आप बार बार, ज्यादातर वो बच्चा आता है तो आप उस बच्चे को कह सकते हैं ये क्या चीज है? ये मोड। हमारे पाकिस्तान में MNA और MP अक्सर मोड है। फैसलाबाद में कौन सा MNA मोड है? नहीं, वो तो एक दफा बना से। हाजी अकरम अंसारी है जी गुलाम अहमदाबाद में, वो सबसे ज्यादा मर्तबा जीता है। तो हम उनको जाके कहेंगे आप मोड है जी फैसलाबाद के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये बोलते हैं। पाकिस्तान में ये चीज क्यों नहीं होती? लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको वो लैंग्वेज नहीं आती। चले जी, बढ़ा ले। जो MCQs है ना वो यही है, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में यूज होता है वो मोड है। ठीक है जी। अच्छा, क्या मोड पे एक्सट्रीम वैल्यूज अफेक्ट करती हैं? नो, एक्सट्रीम तो कभी कभी आती है। रूटीन की एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? ये ईद आ गई, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, लोग ज्यादा खर्चा कर देते हैं, रोज तो नहीं ना होती। और ये मुहर्रम आ जाते हैं, या 12 रबीउल अव्वल पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर। पहले ये बसंत आती होती थी, इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स होते थे। हर वो दिन जो स्पेशल दिन बन जाता है उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है। चलो जी, मोड हो गया जी आपका। अच्छा, आप ये बताएं 1 2 3 4 इसका मोड क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने 0 नहीं लिख कर आना पेपर में,
लफ्ज लिख कर आना है नो मोड। क्या 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 आना है? नो। जीरो ना लिखाइएगा कहीं पे। फुटबॉल में मोड क्या है? ओ और एल। ओ और एल है जी। चले जी, हम मोड को मेरे ख्याल से यहां तक ही रखते हैं। अच्छा, जब एक मोड होता है, जरा बाद में बेटा बातें कीजिएगा क्योंकि टफ टास्क है, टाइम बहुत कम है। जब एक मोड हो ना वैल्यूज में, जैसे मैंने बताया 20, 24, 7, 8, 9, तो 20 मोड है, इसको यूनी मोड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? और जिसमें दो मोड हो, चलो बात खत्म हुई है। अच्छा जी, आगे बात आ जाती है जी मीडियन की। हम कहां पे आते हैं जी? मीडियन पे। अच्छा भाई, आप जानते होंगे मीडियन का आपको यही फॉर्मूला करवाया n+1। चलो ठीक है, ना करवाया तो फिर बता दिया करें, जो करवाया होगा वो लिख देंगे। अच्छा, मीडियन क्या चीज होती है जी? डेटे को अरेंज किया जाता है और उसकी मिडल वैल्यूज क्लिक कर ली जाती है, इट्स कॉल्ड मीडियन। और लेकिन डेटे को अरेंज करना जरूरी है। अगर मुझे आपको रोल नंबर ही सुने बेटा, बजाय एक एक बच्चे से मैं आके सवाल पूछूं, आपको पता होगा मैंने कल जब आया मैंने आते पूछा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 1000 से ज्यादा नंबर है, फिर 1100 से ज्यादा। ये मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था, मेरे पास टाइम कम था तो मैंने स्टैटिस्टिकल सर्वे हल्का सा कर लिया। मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं थी, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मुझे ये अटेंडेंस शीट दी जाती, उस पर रोल नंबर असाइन होते, मैंने आते पूछना था रोल नंबर 1 कौन है। जो सबसे अच्छे नंबर वाला बच्चा हो उसको रोल नंबर 1 होना चाहिए, जो उससे कम वाला उसको 2, उससे कम वाला 3। तो मुझे वैसे ही आइडिया हो जाना था ये। तो ये, और ये भी मुझे पता चल जाना था, बजाय मैं सबके नंबर पूछूं। फर्ज करें 25 स्टूडेंट है तो मैंने 13 स्टूडेंट, दरमियान वाला 13वां स्टूडेंट ही होता है 25 में से, तो मैंने पूछना था यार आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं? वो कहता जी नहीं 25 में से 13 आना था, और उसमें मैंने 13 स्टूडेंट से पूछना था बेटा आपके कितने एवरेज मार्क्स हैं। वो जो बताता वो क्या चीज हो जानी थी? मीडियन, और वो एवरेज हो जानी थी। तो हमें ज्यादा डेटे की जरूरत है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल वैल्यू। क्या मीडियन, अब एमसीक्यूज की तरफ आए, क्या मीडियन तमाम वैल्यूज पे बेस करते हैं? सिर्फ एक वैल्यू पे बेस करते हैं। वो कौन सी करता है जी? मिडल वैल्यू पे बेस कर। ये एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि ये सिर्फ मिडल वैल्यूज को फोकस करता है। अच्छा भाई, अच्छा इसका एक और नाम है पोजिशनल एवरेज। इसका एक और नाम याद रखिए, ये भी एक दफा एमसीक्यूज पूछा हुआ है। कौन सी? ये पोजीशन ही होती है दरमियान में, मिडल वैल्यू, इसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल आया हुआ है, ये देखिए जरा। इसमें उसने कहा जी if the data contain an extreme values, the suitable average is median। अगर आपको एक्सट्रीम वैल्यू दे दी जाए, कल बताया था एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है,
बहुत बड़ी वैल्यूज, बहुत छोटी वैल्यू। जब मैं उसको अरेंज करूंगा तो अरेंज करने से क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू पहले आ जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट पे चले जाएगी। मुझे कौन सी चीज चाहिए, मिडल वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू ना मोड पे इफेक्ट करती है, ना सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे करती है, मीन पे इफेक्ट करती है। तो ये भी एक आपने, अक्सर बच्चे कहते हैं जी हमारा पेपर सारा थ्योरेटिकल आ गया, पेपर देकर आते हैं ना, चूंकि सबका डिफरेंट होता है पेपर। कुछ बच्चे कहते हैं जी थ्योरेटिकल आया, तो हम कहते हैं बेटा थ्योरेटिकल भी आपके माइंड में होनी चाहिए बातें। बाज बच्चे कहते हैं जी कैलकुलेटर से स्टार्ट हो जाती है, हम कहते हैं नहीं, वो चंद सवाल होते हैं। आपकी मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए, थ्योरी पे भी होनी चाहिए, कैलकुलेटर पे भी होनी चाहिए, क्वेश्चंस पे भी होनी चाहिए। कौन सी बेटे, आप सिंपल याद रखें, एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो मीडियन पे अफेक्ट नहीं करती। एक्सट्रीम वैल्यू मीडियन पे अफेक्ट नहीं करती। अच्छा भाई, आप जरा ना मुझे कैलकुलेटर पे करके बताएंगे इसका। ये एक सवाल मैं देता हूं, 10 10 10। आपने क्या चीज फाइंड आउट कर ली है, मीन। ऐसे कर लेते हैं, 10 10 सोन 100 टाइम्स 10, 100 टाइम्स 10। फाइंड अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। ये भी पेपर में आता है। पता नहीं, मुझे तो आता नहीं है। बताओ जी, मीन क्या होगा इसका, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, 10 10 10 10 नहीं है, एक ही वैल्यू है, तो वही मोड होगा। ज्यादा दफा तो वही वैल्यू आई है। फिर और बात थी, बात इसकी पता चल गया क्या पूछना चाहते। नहीं 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 नहीं, मैंने देखो जी बेटे का सवाल लाजमी पूछा करो सवाल। सब सुने बेटा, सवाल सुने करें और थका भी ना करें। हम सुबह के पढ़ा रहे होते हैं, हम इंजॉय करते हैं। 87 ईयर हो गया ये काम करते हुए। आप बताएं जी 87 ईयर कैसे हो गए, वेटेड मीन। आपको प्रैक्टिकली बताए वेटेड मीन क्या है। मुझे 29 ईयर हो गया, मैं सुबह भी पढ़ा के जाता हूँ एक कॉलेज में, दोपहर को भी पढ़ाता हूँ, शाम को भी कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ। मैंने को 30+ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है। मोर देन 15 ईयर प्रिंसिपलशिप की है, 15 किताबें मैंने लिखी हैं। तो दुनिया हमें जानती है। मैं जहां चला जाऊं, आप 10 मिनट खड़ा करे, कोई ना कोई स्टूडेंट आएगा, सर सलाम अलैकुम, आज मैं जरा एक जगह गया वहां पर। तो ये मोड होता है। और प्रोफेशनल उसी को कहते हैं जिसने टाइम गुजारा हो और एक ही काम किया। ये नहीं है कोई और काम कर रहा है, साथ ये सब्जेक्ट भी पढ़ा दिए, और सब्जेक्ट भी हमने सारी उम्र ये 2 पढ़ाए हैं, मैथ और स्टैट, और डिग्री भी इसी में है। डिग्री के ऊपर भी ये 2 सब्जेक्ट लिखे। तो ये इसको कहते हैं मोड। बात कहां से आई थी, अपनी तारीफें करने नहीं मैं आया, यही कर बताने आया हूं। ये क्या है जी 10 10 10। सुनो बेटा, जरा सवाल पूछो। वर्ड क्या है, जब सिमेट्रिक डेटा हो, लफ्ज सुने, जब सिमेट्रिक डेटा हो उसका मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सब बराबर होते हैं। क्या होते हैं, जितनी सेंट्रल टेंडेंसी पड़ी है वो सब चीजें उसमें क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसलिए अगर आप कैलकुलेशन करना भी चाहेंगे तो रिजल्ट फिर वही का वही है। तो ये बात आपने याद रखनी है। हाँ जी, मैंने 100 टाइम्स 10 लिख दिया। अगर मैं 7 टाइम्स दे दूं, 5 टाइम्स 10 दे दूं, एक ही वैल्यू बार बार आई हो, तो उसका मीन भी वही होगा, मीडियन भी वही होगा, मोड भी, ज्योमेट्रिक मीन भी, हार्मोनिक मीन, सब कुछ वही होगा सेंट्रल टेंडेंसी में। बात फॉलो की है आपने ये चीज, क्योंकि डेटा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक ही वैल्यू। ओके, चलें जी आगे चले जरा।
ये आया जी, द मीन मीडियन मोड ऑफ ए कांस्टेंट ए इज, ए होगा जी इसका, ये कल हमने किया था डिस्कस। क्वार्टाइल्स कितने हिस्सों पे डिवाइड करते हैं, फार्मूला आता है ना लिखू यहाँ पे, n+1/4, Q1 होता है L+H/F n/4 - c, Q2 क्या होता है L+H/F 2n/4 - c, Q3 क्या होता है L+H/F 3n/4 - c। डेटे को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पाकिस्तान मैं एक M.Com की क्लास पढ़ा रहा, आज से कुछ 10-15 साल पहले की बात है, काफी पहले। तो मैंने पूछा भाई बताओ कि पाकिस्तान के अगर 4 सूबे हैं तो क्या अब भी 4 सूबे होने चाहिए? तो M.Com वाले बच्चे ने मुझे जवाब दिया, सर कायदे आजम ने 4 सूबे बनाए तो होने में 4 ही होने चाहिए। और मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता, उस वक्त हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, अब हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो कभी हम पॉपुलेशन कम हो तो मीडियन लगा देते हैं, 2 हिस्सों पे डिवाइड कर देते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा हो तो 4 क्लासें बना देते हैं, तो क्वार्टाइल्स 4 हिस्सों पे डिवाइड कर देते हैं। और ज्यादा डेटा हो तो कितने हिस्सों पे डिवाइड कर देते हैं, 10 पार्ट्स, डिसाइल पढ़ा है ना फार्मूला डिसाइल, 10 इक्वल पार्ट्स। और परसेंटाइल में हम कितने में कर देते हैं, 100 में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। पंजाब कॉलेज से कुछ स्टूडेंट पढ़े होंगे, वहां बहुत से स्टूडेंट दाखिल होते हैं, तो नंबर ऑफ सेक्शन वो इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा भाई अब आप ये बताएं, मैं स्टडी करता हूं तो आपने मुझे बताना है, लोअर क्वार्टाइल किसको कहते हैं? Q1, Q1 का नाम क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल। अगर हम आपको बताएं Q1 40 है, Q1 कितना है जी 40, और Q3 अपर क्वार्टाइल उसने बताया जी 60 है, आपसे कहे सिमेट्रिक डेटा है यानी मूवमेंट उसकी सेम हो रही है, तो Q2 किसके बराबर होगा, 50 के बराबर, क्योंकि Q2 ने यहां पे लाई करना होता है, तो वो क्या आएगा। अक्सर बेटा जी अक्सर सवालात वो आपका कंसेप्ट लेता है कि बच्चे को आते हैं या नहीं आते। बेसिक पूरा आपने सेमेस्टर पढ़ा हो ना, तो लास्ट डेज आप चले जाएं पेपर देने, तो आपके माइंड में कंसेप्ट होते हैं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा जी, और ये कंसेप्ट है मोर देन एंड लेस देन का आपको। अच्छा चलो ये बताओ, आप बताएं Q1 किसके बराबर होते हैं? Q1 बराबर होता है P25 के, क्या तुम्हें Q1 होता है 1/4, P होता है आउट ऑफ 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं P25 हो जाएगा। Q2 किसके बराबर होता है, शाबाश, और किसके बराबर होता है, D5 के, 5/10, 1/2 हो जाए, और किसके बराबर होता है, मीडियन, शाबाश। एक दफा ये सवाल भी पेपर में आया था, उसने दे दिया D5 = 10, D5 किसके बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P50, तो P50 की वैल्यू भी क्या हो गई। देखिए बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, हमें पता होनी चाहिए। यहां आपको बता दें Q2 = 80, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन, तो मीडियन भी किसके बराबर होगा, तो ये सारी चीजें आपस में इक्वल होती है। और Q3 किसके बराबर होता है, P, ये कैसे पता चलता है, Q3 क्या होता है जी 3/4, 3/, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें 75, जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। तो ये भी आपने माइंड में रखना है जी इसमें।
सवाल तो आते होंगे ना सारे आप। अच्छा, अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन में क्या है? ज्योमेट्रिक मीन में बेटा जी मीन बराबर होता है x1 डॉट, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा इसमें, समेशन लॉग x ओवर n। और ग्रुप डेटा में आपने पढ़ा होगा समेशन f लॉग ये देखिए पढ़े हुए ना ये दोनों फार्मूला। क्यों? ये बताया था, ये वाले अच्छा, मैं आपकी बात को भी कर देता हूं। आपको ये बताया होगा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे बताया होगा। एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात होती है। ये जो n है ना, ये पावर 1 ओवर n होती है, ठीक है जी। पाई है, पाई का पता है? हाँ, वो भी फिर नॉलेज की बात हो जाएगी, रहने दे मेरे पास, वो बाद में फिर मैं बताऊंगा पाई कहाँ यूज करते हैं। चलो एनीहाउ, टाइम कम है तो छोड़ देते हैं इसको। अच्छा भाई, अगर मैं कहूं ज्योमेट्रिक मीन निकालें 248 तीनों को मल्टीप्लाई किया 64 आ गया, तो कैलकुलेटर पावर 1/3 निकाल देगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पता है ना ये? जब वैल्यूज ज्यादा हो जाए, फर्ज करें कि वैल्यूज ज्यादा है, तो फिर हम लॉग वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि बास का तुमको मल्टीप्लाई करने से बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाती। तो मैं अगर टाइम होता तो मैं इसी को लॉग लेना था और ये बन जाना था, यानी फार्मूला एक ही है। जो समझ सकते हैं वो समझ ले। आप बेटा इसको लॉग लेंगे ना, पावर नीचे आ जाएगी, आगे नीचे, और ये log x1 प्लस log x2 ये हो जाएगा समेशन log x। चूंकि log दोनों तरफ से लेना है, दूसरा log इस तरफ आएगा, एंटी log हो जाएगा, ठीक है, तो चीज एक ही है। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे कहूं ज्योमेट्री मीन निकाले 2 and -2, नहीं, क्यों? आप याद रखें, ज्योमेट्रिक मीन माइनस वैल्यू पे एग्जिस्ट है, ये तो याद करने वाली चीज है। प्रैक्टिकली पता क्या चीज होती है? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो ना, एटा आ जाता है, या कैलकुलेटर एरर दे देता है। तो आपने याद रखना है, नेगेटिव वैल्यूज पे ज्योमेट्री मीन एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूं ये ज्योमेट्री मीन निकाले 0 to 4, 0 to 4 ज्योमेट्री मीन निकालें जी, तो इसका ज्योमेट्री मीन क्या होगा? नहीं आएगा, क्यों? आ तो गया ये मल्टीप्लाई करके, 0 होगा, नहीं आ गया, मल्टीप्लाई करो 0 आ गया। आपके टेस्ट हुए फिजिक्स में, आपके नंबर आए जी एफएससी में 200 में से 170, केमिस्ट्री में आ गया 180, बायो में आ गया 190, और
सलामी आदमी आ गया 0। यार मैंने लिख दी है, रोजा नहीं लगता भैया, माइंड को कुछ लगता है। सबसे कीमती चीज ये होती है। ये देखो बेटा, ये इसका अगर मैंने, अब जरा देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये मैंने क्यों लिखा। अगर तो मैं इसका अरिथमेटिक मीन निकालूं तो एवरेज आ जाएगी, और अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो वो क्या आएगा। तो मैं अगर आपसे कहूंगा आपकी एवरेज 0 है, आपने कहना ये क्या बात हुई, 4 सब्जेक्ट में हमने रिजल्ट लिया, तो आप हमें कह रहे हैं एवरेज 0 है। 0 है, ये 0 है, ये 0 है। तो इसका मतलब है कि जहां वैल्यू 0 दी हो ज्योमेट्रिक मीन एप्लीकेबल है। ये है समझने की चीज। तो आपने 0 नहीं लिख कर आना, आपने ये बात ज्योमेट्रिक मीन में याद रखनी है कि ये ना 0 पे कैलकुलेट होता है, ना नेगेटिव वैल्यूज पे कैलकुलेट होता है, दोनों पे ये कैलकुलेट है। पता चल गया। और बताएं, प्रैक्टिकली सुनो बेटा, प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है वहां पे जहां परसेंटेज में वैल्यूज दी होती है। कहां पे यूज होता है, जब डेटा हमें किस में दिया होता है, परसेंटेज में। मतलब मैं अगर कहूं कि मेरी पहले साल जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो 10% हुई है ऑन द बेसिक सैलरी, दूसरे साल मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, 20% हुई ऑन द बेसिक सैलरी, तीसरी दफा हमारी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, 25% हुई है, किस पे, ऑन द बेसिक सैलरी। आप बताएं कि 3 सालों में मेरी एवरेज सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, तो मैं कौन सी चीज लगाऊंगा, ज्योमेट्रिक में। 10% इंक्रीज हुई, फर्ज करें मेरी सैलरी 100 रुपीज है, तो 10% इंक्रीज हो गए कितनी हो गई, 100 में 20% इंक्रीज हो गए कितनी हो गई, 100 में 20 हो गए कितनी होगी। 3 सालों की एवरेज सैलरी मेरी कितनी इंक्रीज हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को आपस में और पावर इसकी क्या ले लूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, और रिजल्ट आएगा 118.26। और मैं परसेंटेज में लिखना चाहूं, ये देखो बेटा, कैलकुलेटर से मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से मैंने पावर 1/3 ली, मेरे पास ये रिजल्ट है। तो मेरी बेसिक सैलरी कितनी थी, 100, तो कितने परसेंट मेरी सैलरी इंक्रीज हुई है, 100 से कितना ज्यादा है, 18.26। तो ये सवाल भी पेपर में आया था एक दफा, उसने कहा था, यही बताया था सैलरी ऐसे इंक्रीज हुई है, अप्लाई द सुटेबल एवरेज। उसने ये नहीं कहा कि ज्योमेट्रिक मीन लगाए, उसने ज्योमेट्रिक मीन का नहीं कहा, ज्योमेट्रिक मीन आपने खुद उसमें कैलकुलेट है। अच्छा, ये और कहां पे यूज होता है, कोई फॉर्म है, उसको पहले साल 10% प्रॉफिट हुआ, 110 हो गया, दूसरे साल फिर वो कहे जी बेस में मुझे 20% प्रॉफिट हुआ, 120 हो, तीसरे साल मुझे 25% प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट में भी ये चीज यूज है। और अगर कहे 4th ईयर मुझे 10% लॉस हो गया, तो फिर क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, 110, 120, 125, 10% लॉस हुआ, 90 है, तो हम उसको क्या कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। फर्ज करें हमारा रिजल्ट आ जाता है इसका 107, तो कितने हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 7% प्रॉफिट हुआ। और फर्ज करें हमारा रिजल्ट आ जाता है 98, फिर 2% लॉस हो गया। 100 से कम आएगा तो लॉस, 100 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट। नहीं, अभी 15 मिनट है, हम टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे ऑफ करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे आप।
अच्छा भाई, अब आप इसमें देखें हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है? हार्मोनिक मीन में करेंगे n ओवर, और ग्रुप डेटा में क्या करेंगे? कैलकुलेशन तो आपको आती है। अगर हार्मोनिक मीन कहां पे यूज होता है? और एवरेज स्पीड के लिए, डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड। डिस्टेंस किलोमीटर वहां पे यूज होता है। अच्छा, अगर मैं कहूं हार्मोनिक मीन निकाले 0 to 4, 1/0 लिखेंगे। हार्मोनिक मीन में यही करते हैं ना, 1/x। 1/x को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, रेसिप्रोकल वैल्यूज। तो क्या 0 आएगा इसमें? एक तो मैथमेटिकली इंफिनिटी होता है, एक बेटा हमने एवरेज स्पीड निकाल ली है। जब वो सुबह से शाम तक गाड़ी यहीं खड़ी रहे तो उसकी एवरेज स्पीड हम क्या निकालें? स्पीड एवरेज उस वक्त होती है जब वो ट्रेवलिंग करते हैं, तो लिहाजा 0 पे ये वैल्यूज कैलकुलेट है। और माइनस पे हमने आगे जाना है कि पीछे जाना है? एवरेज, एवरेज उसी वक्त होगी ना जब आप ट्रेवलिंग करेंगे, मूवमेंट होगी। तो इसलिए ना नेगेटिव वैल्यूज पे निकलता है, ना 0 वैल्यूज पे निकलता है। अच्छा बेटा, अब जरा थ्योरेटिकल सवाल पूछे तो आपसे कैसे पूछेगा? हार्मोनिक मीन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये पूछता है वो, ये लार्जर वैल्यू को वेटेज कम देता है, स्मॉलर वैल्यूज को वेटेज कैसे? जब आप रेसिप्रोकल लेंगे ना 1/x, जितनी छोटी वैल्यू होगी 1/x लेंगे उतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और जितनी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई उतनी छोटी हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। पेपर में उसने एक दफा ऐसे पूछा था, हार्मोनिक मीन गिव्स लेस वेटेज टू, किसको लेस वेटेज देता है? स्मॉलर वैल्यू, लार्जर वैल्यू? इस तरह लेस वेटेज का वर्ड है। अगले में ये भी पूछ सकता है, लार्जर वेटेज किसको देता है? स्मॉलर। अच्छा बेटा, इसमें अच्छा, अगर हमें सवाल पूछा जाए, हमने यहां से लाहौर जाना है, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हमारी एवरेज स्पीड यहां से कहां तक जाना है? शाहकोट तक। नहीं, स्टे करते जाते हैं ना। शाहकोट तक गया तो एवरेज स्पीड कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर। जीटी रोड से चल जाते, चलो मोटरवे से चले जाते हैं, वहां पे स्पॉट लेके होते हैं। और शाहकोट से आगे शेखपुरे तक गया तो एवरेज स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। और आगे शेखपुरे लाहौर हमारी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। चलो जी, आप एवरेज स्पीड निकालें तो आप क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन लगाएंगे। हार्मोनिक मीन आप कैसे लगाएंगे? आप इसी तरह से वैल्यू लिख देंगे, 90, 80 और 60। आप 1/x कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हार्मोनिक मीन का आप फार्मूला लगा देंगे। ये 3 ओवर जो इसका टोटल आएगा वो लिख देंगे। इजी है ना ये चीज? लेकिन हमें पता हो हमने हार्मोनिक मीन लगाना। अच्छा, और इसमें देखें जी भाई, यहां तक को बात पूछना चाहिए। अच्छा भाई, उसके बाद है
इनका रिलेशनशिप होता है आपस में। मैंने बताया था अगर तो सिमेट्रिक डेटा है तो आपको बताया था कि AM, GM, HM, मीडियन, मोड, ये सारे बराबर होते हैं। और अगर सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यूड डेटा है, फिर क्या होता है? AM बड़ा होता है और GM बड़ा होता है। अच्छा, इसको भी रटा लगाने की जरूरत नहीं है। AM वैसे बड़ा होता है तमाम वैल्यू, GM क्यों उससे छोटा होता है? जब लॉग लेते हैं वैल्यूज स्मॉलर हो जाती है। और हार्मोनिक मीन क्यों सबसे छोटा होता है? 1/x लेते हैं तो वैल्यूज बहुत ही कम हो जाती है। तो याद रखा करें, सबसे कम रिजल्ट इसका आएगा, उससे बड़ा इसका आएगा। अब सवाल पेपर में कैसे पूछेगा? अगर ज्योमेट्रिक मीन 10 है, आपका ज्योमेट्रिक मीन है जी 10, आप AM बताएं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जी उसने 8, 9, 7, 12। देखिए बगैर हल किए हमें इस अजम्पशन, उसने हमसे ये नहीं पूछना, उसने हमसे MCQs पूछना। अच्छा, अब स्टूडेंट है ना, पता नहीं है, फिर बात आगे निकल जानी है, लेकिन हम बता देते हैं। यहां पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नेगेटिव नंबर पे ना ज्योमेट्रिक में निकलता है ना हार्मोनिक में निकलता है। यहां पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड की बात नहीं हो रही। यहां पे जो स्क्यूड के मीनिंग है ना, सुनो बेटा, सारा दिन आपस में बातें करनी है। फिर स्क्यूड का मतलब ये होता है कि डेटा सेम नहीं है। यहां इसके मीनिंग ये होते हैं। अब पता चल गया इसमें? अच्छा जी, लिखें जी AM एंड GM ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस। वैसे देख लेना, AM एंड GM ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी बताइए? AM और GM दोनों का क्या है? आपसे कहा जाता है हार्मोनिक मीन बताएं, क्योंकि डेटा क्या हो गया, तो इसका भी रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा? ठीक होगी बात? तो ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा, आगे उसने पूछा फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, बल्कि लिखा हुआ है द ज्योमेट्रिक मीन। ये एक सवाल लिखे आप करके आइएगा। द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 पॉजिटिव नंबर। देखिए उसने मेंशन भी कर दिया पॉजिटिव नंबर। 4 पॉजिटिव नंबर्स आर 8, जो 4 पॉजिटिव नंबर है 8, 2p, 1 एंड p। इसका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है जी? 10 के। इनका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है? आप p की वैल्यू मालूम कर, हो जाएगा। कैसे? ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? x1 डॉट। ज्योमेट्रिक मीन कितना है जी बेटा उसका? 8 मल्टीप्लाई बाय 2p मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 1 बाई, यहां से अब आपने p निकाल लेना कैलकुलेशन। ये कर लीजिएगा, जो आ जाए वो फिर बता। अच्छा, एक सवाल ऐसे आया था, बस ठीक है आप कर लीजिएगा घर से, कि इन्फ्लेशन का पता है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आपने। वो बताता है फर्स्ट ईयर इन्फ्लेशन जो है वो 10% रही, सेकेंड ईयर इन्फ्लेशन जो है वो 15% रही, थर्ड ईयर इन्फ्लेशन 20% रही। आप बताएं
3 इयर्स में एवरेज इन्फ्लेशन कितनी रही, तो कौन सी चीज अप्लाई करेंगे? ज्योमेट्रिक में कौन सी चीज अप्लाई करेंगे? ज्योमेट्रिक। 10%, 15%, 20%। तो आप जो है इस पे ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस, फिर मैंने क्या चीज बताई थी? सैलरी का इंक्रीज और डिक्रीज होना, और इसी तरह इन्फ्लेशन। ये तीनों चीजें मिलती जुलती हैं। और ये भी है, सवाल तो बहुत से हैं यार। अच्छा, अब आप ये एक और देखें। इफ AM एंड GM ऑफ टू नंबर, AM and GM of two number, AM and GM of two number, टू नंबर्स का क्या होता है? A प्लस B ओवर, ये क्या होता है? टू नंबर का AM किसके बराबर है? 6 पॉइंट, और GM किसके बराबर है? 6। चले मैं ये कह देता हूं, चले मैंने थोड़ा सा इसको हल कर ले। A प्लस B किसके बराबर आ गया, और AB किसके बराबर आ गया? अगर आपसे कहा जाए वो दो नंबर मालूम करें, तो आप कैसे करेंगे? इनको हल करेंगे? वो तो गुनाह होता, हल तो करना ही नहीं है। CA का पेपर दे रहे हैं। नीचे ऑप्शन है जी 6 and 7, बैक सॉल्विंग करेंगे। कैसे करेंगे? क्या 6 और 7 आ सकते हैं? प्लस करें तो 13 तो आता है, मल्टीप्लाई से 36 है। अच्छा जी, आगे उसने दिया जी 10 and 3, प्लस करने से 13 आता है, मल्टीप्लाई करने से 8 और 5, प्लस करने से आता है, मल्टीप्लाई से 9 and 4, 9 and। अच्छा, आपने और टाइम सेव करना हो ना, तो आप प्लस वाला ना चेक किया करें, पहले चेक ही मल्टीप्लाई वाला किया करें। उसने नंबर वही दे रहे हैं जो प्लस में सारे आते हो, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला देखें तो आपको पता चल जाएगा। होगी बात क्लियर? अच्छा, अगर वो ये कह दें कि दो नंबरों का हार्मोनिक मीन निकालें, इसका हार्मोनिक मीन निकालें, क्या निकालें जी? ना, नहीं नहीं, हार्मोनिक मीन कैसे निकालें? इसके भी बहुत से तरीके। ओए, हम बैक सॉल्विंग कर लेंगे। हम जानते नहीं है AM बड़ा होता है जी AM से। AM का क्या है जी रिजल्ट? 6.5, और GM का रिजल्ट क्या है जी? 6। यहां हम ऑप्शन देखेंगे, जो नंबर इससे कम होगा हम लिख लेंगे। हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है? बड़े तरीके, टाइम ही नहीं है। टाइम, ये जो टॉपिक है ना, ये अच्छे खासे लेक्चर्स लेता है, तो इतना टाइम नहीं मेरे पास। अभी कितने सवाल हैं, ये सारे मैंने फर्स्ट डे आपसे कहा था, मेरे कलेक्शन सिर्फ CA के स्टूडेंट्स की हुई है, और पूरे सब्जेक्ट की हुई है। अभी तो मैं आपको सवाल दूं ना, मैं जाके कहूं जाओ भाई सर्चिंग करो, वो नेट से ना निकाले रिजल्ट उसके, आप खुद करें तो आपको खासी उस पर मेहनत करनी पड़े। जाओ जिससे मर्जी पूछो जाके, तो इससे कंपटीशन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लेकिन ये उस वक्त हम करते हैं जब टाइम हो हमारे पास। टाइम नहीं है तो हम नहीं करेंगे ये काम। ये बहुत ज्यादा है, शेयर करें, ये तो बहुत ज्यादा है। ये रेगुलर क्लास में शेयर करें कि आपको, कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे इतना काम नहीं हुआ, टाइम कम है, मैं इंपॉर्टेंट MCQs इसलिए करवा रहा हूँ। चलो जी, मेरे लिए तो। अच्छा भाई, आज हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो कल हमारा होगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे।
ठीक है, तो आप तैयारी करके आना चाहिए, आ जाए। तो हम डिस्पर्शन पे करेंगे, टाइम मिला तो रेगुलेशन कोरिलेशन को भी थोड़ा सा साथ कर देंगे, क्योंकि हम थोड़ी सी स्पीड अप भी करेंगे। ठीक है जी। वैसे मिनट एक भी बड़ा कीमती होता है, मैंने पहले टाइम देख लिया यहाँ पे।